हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मीडिया बाइंग हाउस। मीडिया बाइंग हाउस और हमने एक और टॉपिक पढ़ा था मीडिया एजेंसी। तो एजेंसी और मीडिया बाइंग हाउस जो होते हैं वो को रिलेटेड काम करते हैं। मीडिया बाइंग हाउस आपकी कंपनी का खुद का हो सकता है, मतलब आपका एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हो विद एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। अब उनके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनका जो मेन काम होता है दैट इज़ ऑफ नेगोशिएशंस। जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होते हैं या फिर जो मीडिया बाइंग मीडिया हाउसेज होते हैं उनके साथ में बार्गेन करना, उनके साथ नेगोशिएट करना ऑन वेरियस टर्म्स। वो टर्म्स हम आने वाले पॉइंट्स में समझेंगे हम कि वो किस बेसिस के ऊपर और किन वजहों से या किन पॉइंट्स के ऊपर वो बार्गेन या नेगोशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेफर्ड पोजीशंस। आपके जिस चैनल, आपके मीडिया को, आपके एडवर्टीजमेंट को जिस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जाना है, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जाना है, जिस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जाना है, सो इसका काम कौन करता है? मीडिया बाइंग हाउस डिसाइड द प्रेफर्ड पोजीशन ऑफ योर एडवर्टीजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका मार्केट कौन सा होना चाहिए, राइट लोग कौन है, राइट ऑडियंस कौन है आपके एडवर्टीजमेंट को देखने वाले और फिर उनको कंज्यूमर में कन्वर्ट करने वाले। नेक्स्ट इज की मीडिया प्लेयर्स। जो मार्केट में जो बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं उनको काम होता है मीडिया प्लेयर्स के साथ में कनेक्ट करना। मीडिया प्लेयर्स कौन होते हैं? जैसे कि सोनी है, टाटा है, सोनी है, या फिर स्टार है, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन चैनल्स के साथ में कनेक्ट करना। अगर आप न्यूज़पेपर्स में आ रहे हो तो दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे न्यूज़पेपर के साथ में कनेक्ट करना। सो हर एक चैनल के थ्रू बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स होते हैं, उन मीडिया के साथ में कंपनी का कनेक्ट करवाना, उनको एक जगह पे बैठा के, मतलब बेसिकली एक टेबल पे लेकर आना ताकि वो डिसाइड कर सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं ऑन देयर टर्म्स। नेक्स्ट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिकली इट इज़ द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मीडिया बाइंग हाउस किस फ्लो में काम करता है। सो फर्स्ट इज दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया प्लानर्स। जो एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं उनको इन्फॉर्म करता है कि आपको किस तरीके की एडवर्टीजमेंट बनानी चाहिए, और फिर जो दूसरी पार्टी है, जो मीडिया बाइंग हाउस मीडिया प्लेयर जो हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है कि इस कंपनी को इस टाइम पीरियड पे ये वाली एडवर्टीजमेंट चलानी है विथ सो एंड सो फ्रीक्वेंसी। तो उसको इन्फॉर्म करेगा और फिर एक व्हीकल फॉर्म करेगा। व्हीकल फॉर्म क्या होता है? बेसिकली व्हीकल मतलब एक सोर्स होता है जिसके, जैसे आपको अगर कहीं जाना है तो आप एक गाड़ी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, उसी तरीके से वो एक व्हीकल की तरह एक्ट करते हैं। कंपनी को मीडिया से कनेक्ट कराने का काम जो करता है वो मीडिया बाइंग हाउस करता है। नेक्स्ट इज बिलिंग एंड पेमेंट। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज जनरेट हुई हैं, जो आपकी रेटिंग्स जनरेट हुई हैं, किस बेसिस पे आपका CPM क्या रहेगा, वो सब डिसाइड करना और फिर उस बेसिस पे आपका बिल जनरेट करना, और फिर जो पेमेंट जो होता है वो भी मीडिया बाइंग हाउस करता है। बिकॉज मीडिया बाइंग हाउस जो होता है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 लाख का बिजनेस करना है, 1 लाख का बिजनेस जनरेट करना है, तो हो सकता है कि वो 1 लाख के बिजनेस पे 1% चार्ज करे आपको। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। इवैल्यूएशन, जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट हुई है उसको इवैल्यूएट करने का भी काम करता है मीडिया बाइंग हाउस। इवैल्यूएशन एज इन कि आपने जो एडवर्टीजमेंट करी थी क्या वो सही जगह पे थी, क्या वो सही ज्योग्राफी, क्या सही डेमोग्राफी, क्या सही कस्टमर माइंडसेट के साथ थी, क्या उसने कोई गलत मार्केट तो नहीं चूज़ किया, क्या उसमें कुछ लीगल या एथिकल या किसी भी तरीके, किसी भी एस्पेक्ट के कोई बायलॉज ना हो, किसी भी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक ना किया हो। सो उन सबको माइंड करना और उन सबको इवैल्यूएट करने का भी काम मीडिया बाइंग हाउस का ही होता है। नाउ इन सब में कुछ बेसिक टर्म्स हमें समझने हैं। वो टर्म्स क्या हैं? सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी का जनरल मतलब क्या होता है कि एक पर यूनिट टाइम में आप कितना काम करते हो, उसी तरीके से आप एक दिन में या 1 घंटे में आप कितनी बार एड्स दिखाना चाहते हो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बिकॉज इससे आपको ना रिपीटेशंस बढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा रिपीटेशंस होंगे उतना ही ज़्यादा कस्टमर आपके ऐड को वॉच करेगा और उतना ही ज़्यादा उसके सबकॉन्शियस में आपकी कंपनी का लेकर एक इमेज बनती जाएगी। तो अगर आपको अपने कस्टमर के टॉप ऑफ द माइंड में अगर अपनी कंपनी की छवि बनानी है तो आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है कि आपका मार्केटिंग लाइफ साइकिल किस तरीके से चल रहा है या फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसा चल रहा है, उसके बेसिस पे आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हो। अगर आपका अवेयरनेस कैंपेन है और अगर आप नया ऐप लॉन्च कर रहे हो या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहना चाहिए, बिकॉज आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में फाइट करना है। उस कॉम्पिटिटर से फाइट करने के लिए आपको उनसे ऊपर आना पड़ेगा और उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी बीट करनी पड़ेगी। बट अगर सारे ही लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है तो ऐसे कस्टमर्स के लिए आप जो एडवर्टीजमेंट करोगे वो
बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी नहीं करोगे, लो बैंडविड्थ पे उनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ताकि आपके कस्टमर्स को बस एक रिमाइंडर जाते रहे, बिकॉज दे ऑलरेडी नो अबाउट योर प्रोडक्ट, उनको बस रिमाइंड कराना है। जैसे कि मान लीजिए कि पार्ले जी को जो ऐड है, पार्ले जी की ऐड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 बजे से 6 बजे तक आप ज़्यादा रख सकते हो, बिकॉज शाम का टाइम जो होता है वो इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है, टी का टाइम होता है, तो टी के साथ लोग बिस्किट्स कंज्यूम करते हैं, तो उस टाइम पे आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर सकते हो कि अगर कोई इसी टाइम पे खरीदने जा रहा है या उसको रिमाइंडर कराना है तो इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कराया जाए। नेक्स्ट है सीपीएम। सीपीएम इज कॉस्ट पर यूनिट मार्केटिंग, मतलब आपकी एक मार्केटिंग कैंपेन में कितना पैसा लग रहा है एक कस्टमर को खरीदने में, मतलब कि आप एक तरीके से एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप कस्टमर्स को बाय कर रहे हो ताकि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें। अब आपका प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी हो सकता है, उस प्रोडक्ट के प्राइस के बेसिस पे आपने जो टोटल एडवर्टीजमेंट जो कैंपेन में खर्च किया है उससे आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो इफेक्टिव कॉस्ट आपके एड कैंपेन की, एक कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने में आपको कितना पैसा लगा है। नेक्स्ट इज इंप्रेशंस। इंप्रेशंस एज इन कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई ऐप देखते हो, ऐड देखते हो, सॉरी, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोग आपके ऐड को देखते हैं, बट हर एक इंसान आपकी ऐड को अप्रोच नहीं करता है, मतलब आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को अप्रोच नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ऐड चलाया और आपके ऐड को 28 करोड़ लोगों ने देखा, तो 28 करोड़ क्या है, आपकी रीच है, इतनी बड़ी आपने रीच रखी थी अपनी, और उसमें से कुछ लोगों ने आपकी ऐड को देखा, लेट सपोज कि 2.8 करोड़ लोगों ने आपके ऐड को देखा, तो 10% आपका इंप्रेशन रेट हो चुका है कि 10% जो आपकी रीच है उस रीच के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 10% इंप्रेशन मिल रहा है। सो दैट इज अ वेरी बैड वैल्यू। आपका इंप्रेशन 80-90% इंप्रेशन सही होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आप जनरेट कर पाओ। लास्ट इज रेटिंग। आप इन सब बेसिस पे आपको मेनली आपके सीपीएम और इंप्रेशन के बेसिस पे आपके ऐड को रेटिंग दी जाती है। इफ योर ऐड इज बिलो 3.5 रेटिंग, तो फिर आपके रेटिंग को, आपके ऐड को डिस्कार्ड किया जाता है या फिर उसके अंदर चेंजेस लाए जाते हैं। जनरली 3 और 4 रेटिंग्स के जो एड्स होते हैं उनको रिव्यू किया जाता है, उनके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके एडिशंस किए जाते हैं ताकि वो चेंज होके और बेटर कर पाएँ। बट अगर आपका रेटिंग अगर 1 आ रही है, 2 आ रही है, तो ऐसे एड्स की रेटिंग क्योंकि बहुत कम है, बहुत नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा मिले होते हैं, तो ऐसे एड्स को विड्रॉ कर लिया जाता है और फिर एक नया ऐड बना जाता है। आई होप दिस टॉपिक वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।